Unit 3 Care of Environment. Chapter 7 Balance in Nature. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the interdependence of plants and animals, about how human beings disturb balance in nature. सीखने का उद्देश्य. पाठ पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे पौधों और जानवरों के बीच आपसी निर्भरता के बारे में, कैसे मनुष्य प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद बच्चे यह समझेंगे कि प्रकृति में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधे ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं, जबकि जानवर पौधों को निषेचन, फर्टिलाइजेशन और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा बच्चे जानेंगे कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों से कैसे इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और अंधाधुंध संसाधनों का दोहन, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। फूड, वाटर, एयर, shelter and clothing are our basic needs. We cannot live without these things. भोजन, पानी, हवा, आश्रय और कपड़े हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन चीजों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानव जीवन के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें पूरा किए बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन हमें ऊर्जा और पोषण देता है। पानी हमारे शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। हवा से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आश्रय हमें सुरक्षा प्रदान करता है और कपड़े हमें मौसम की प्रतिकूलताओं से बचाते हैं। ये सभी चीजें हमारी जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। Nature has given enough to meet the needs of each one of us. But human population keeps growing very fast and so do the needs of people. The growing of population at an alarming rate is termed as population explosion. When this happens, nature cannot provide enough food, water, air, shelter and clothing to the people. To fulfill his basic needs, man then exploits nature thoughtlessly and carelessly. When he does this, it affects other living and non-living things in the environment. In other words, when man seeks more things than are required to meet his basic needs, his needs turns into wants. When needs change into wants, the effects are disastrous. It disturbs the balance in nature. प्रकृति ने हम सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त दिया है, लेकिन मानव जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। जनसंख्या के इस खतरनाक गति से बढ़ने को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो प्रकृति सभी को पर्याप्त भोजन, पानी, हवा, आश्रय और कपड़े प्रदान नहीं कर पाती। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रकृति का बिना सोचे समझे और लापरवाही से दोहन करने लगता है। जब वह ऐसा करता है तो इसका प्रभाव पर्यावरण में अन्य जीवित और निर्जीव चीजों पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा चीजें चाहता है, तो उसकी जरूरतें इच्छाओं में बदल जाती हैं। जब जरूरतें इच्छाओं में बदल जाती हैं, तो इसका असर विनाशकारी होता है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रकृति ने हमें सभी आवश्यक चीजें दी हैं, लेकिन जब मानव जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, तो यह समस्या का कारण बनती है। बढ़ती जनसंख्या के साथ लोगों की जरूरतें भी बढ़ती हैं, जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे पौधों, जानवरों और अन्य जीवित तथा निर्जीव चीजों के बीच आपसी निर्भरता की श्रृंखला टूट जाती है।
जब मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएं मांगने लगता है तो उसकी आवश्यकताएं इच्छाओं में बदल जाती हैं, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ती हैं और इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। Let us see how the chain of mutual dependence between animals and plants is maintained in nature. आइए देखें कि प्रकृति में जानवरों और पौधों के बीच परस्पर निर्भरता की श्रृंखला कैसे बनी रहती है। Interdependence of animals and plants. Animals and plants depend on each other in many ways. They cannot exist entirely on their own. Human beings depend on plants and animals for food and other things. Human beings depend on plants and other animals for food and many other things. They get cereals, fruits, vegetables, spices, oils, beverages, etc. from plants. They also get rubber, paper, coal, perfumes, wood, gum, resin and medicines from plants. Human beings get milk, flesh, eggs, honey, wool, leather and silk from other animals. They also use many animals as means of transport and for plowing fields. जानवरों और पौधों की अन्योन्याश्रयता। पशु और पौधे कई तरीकों से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वे पूरी तरह से अपने दम पर नहीं रह सकते। मनुष्य भोजन और अन्य चीजों के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। मनुष्य भोजन और कई अन्य चीजों के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौधों से अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, तेल, पेय पदार्थ आदि मिलते हैं। इसके अलावा वे पौधों से रबर, कागज, कोयला, इत्र, लकड़ी, गोंद, राल और औषधियां भी प्राप्त करते हैं। मनुष्य जानवरों से दूध, मांस, अंडे, शहद, ऊन, चमड़ा और रेशम प्राप्त करते हैं। वे कई जानवरों का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में और खेतों की जुताई के लिए भी करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। पौधों से उन्हें न सिर्फ भोजन मिलता है, बल्कि कई अन्य आवश्यक वस्तुएं भी मिलती हैं, जो उनके दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरह जानवर भी मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र और अन्य उपयोगी चीजों के स्रोत होते हैं, जो उन्हें जीवन यापन के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे परिवहन और कृषि कार्य। दो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। Green plants prepare their food. They prepare their food in the leaves, using water, carbon dioxide in the presence of sunlight. The process of food making in plants is called photosynthesis. Since plants make their own food, they are called producers. पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वे अपनी पत्तियों में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। चूंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हरे पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से भोजन बनाते हैं, जिसके लिए वे सूर्य के प्रकाश, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधे अपने भोजन के स्रोत हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि वे अपने साथ साथ अन्य जीवों को भी भोजन प्रदान करते हैं। यह प्रकृति में भोजन श्रृंखला की नींव है, जहाँ सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। 3 animals depend on plants and other animals for their food. All living things need food to grow and survive. You know that plants make their own food. Animals cannot make their own food.
so they have to take their food from outside. They eat plants or other animals to stay alive. Therefore, they are called consumers. जानवर पौधों और अन्य जानवरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। सभी जीवों को बढ़ने और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें अपना भोजन बाहर से लेना पड़ता है। वे जीवित रहने के लिए पौधों या अन्य जानवरों को खाते हैं, इसलिए उन्हें उपभोक्ता कंज्यूमर्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जानवर ऐसा नहीं कर सकते। जानवरों को अपने भोजन के लिए बाहर से पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। यह परिभाषा खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पौधे उत्पादक होते हैं और जानवर उपभोक्ता होते हैं। इस तरह जानवरों और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया चलती रहती है। On the basis of type of food, animals can be divided into 4 groups: herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. Animals that eat only plants are called herbivores. They eat grasses, leaves, fruits, flowers and grains. Goats, cows, camels, deers, sheep, elephants, zebras and giraffes are examples of herbivores. भोजन के प्रकार के आधार पर जानवरों को 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मैला ढोने वाले। जो जानवर केवल पौधे खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। वे घास, पत्ते, फल, फूल और अनाज खाते हैं। बकरियां, गाय, ऊंट, हिरण, भेड़, हाथी, ज़ेब्रा और जिराफ शाकाहारी के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवरों को उनके आहार के प्रकार के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और निसर्गाहारी। शाकाहारी वे जानवर हैं जो केवल पौधों का भोजन करते हैं। ये जानवर अपने आहार में घास, पत्तियां, फल, फूल और अनाज शामिल करते हैं। जैसे बकरी और गाय जैसे जानवर अपने आहार के लिए पूरी तरह से पौधों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार शाकाहारी जानवरों का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वे ऊर्जा का स्रोत प्रदान करते हैं जो अन्य जानवरों के लिए आवश्यक है। Animals that eat flesh of other animals are called carnivores. Lions, tigers, leopards, foxes, wolves, hawks, owls and kingfishers are examples of carnivores. मांस खाने वाले जानवरों को मांसाहारी कार्निवोर्स कहा जाता है। शेर, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, भेड़िया, बाज, उल्लू और मछली खाने वाली चिड़िया जैसे किंगफिशर मांसाहारी जानवरों के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मांसाहारी जानवर वे होते हैं जो अन्य जानवरों के मांस का सेवन करते हैं। ये जानवर अपने शिकार को पकड़ने और खाने के लिए तेज और चतुर होते हैं। मांसाहारी जानवरों का पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि वे जनसंख्या संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, शेर और बाघ जैसे शिकारी जानवर छोटे जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। मांसाहारी जानवर अपने शिकार की वृद्धि और गिरावट के साथ अनुकूलित होते हैं और वे भोजन श्रृंखला में उच्च स्थान पर होते हैं। Animals that eat plants as well as flesh of other animals are called omnivores. Dogs, cats, bears, sparrows and humans examples of omnivores.
जो जानवर पौधे और अन्य जानवरों का मांस दोनों खाते हैं उन्हें सर्वभक्षी ऑमनिवोर्स कहा जाता है। कुत्ते, बिल्ली, भालू, गौरैया और मानव सर्वभक्षी के उदाहरण हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सर्वभक्षी जानवर वे होते हैं जो न केवल पौधों का सेवन करते हैं बल्कि मांस भी खाते हैं। ये जानवर अपने आहार में विविधता रखते हैं जिससे वे विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों से पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। सर्वभक्षी जानवर पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे न केवल पौधों की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं बल्कि अन्य जानवरों के साथ भोजन श्रृंखला में भी संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते और बिल्ली अपने पर्यावरण के अनुसार शिकार कर सकते हैं, जबकि मानव प्रजाति ने खेती और पशुपालन के माध्यम से अपने आहार को और विस्तृत किया है। यह विविधता उन्हें अधिक लचीला बनाती है और विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। Animals that eat the flesh of dead animals are called scavengers. Vultures, hyenas, jackals and crows are examples of scavengers. Scavengers are our friends because they keep the jungle clean. They are sometimes called the sweepers of jungles. मृत जानवरों का मांस खाने वाले जानवरों को मैला ढोने वाले जानवर कहा जाता है। गिद्ध, लकड़बग्धा, सियार और कौवे मैला ढोने वालों के उदाहरण हैं। मैला ढोने वाले जानवर हमारे मित्र हैं क्योंकि वे जंगल को साफ रखते हैं। उन्हें कभी-कभी जंगल के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गिद्ध वे जानवर होते हैं जो मृत जानवरों के मांस को खाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे जंगल और प्राकृतिक परिवेश को साफ रखते हैं। गिद्धों के द्वारा मृत जानवरों का नष्ट होना न केवल जंगली जीवन के लिए लाभकारी है बल्कि यह बीमारियों के प्रसार को भी रोकता है। गिद्धों को अक्सर जंगलों के स्वीपर कहा जाता है क्योंकि वे अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने में मदद करते हैं। इन जानवरों की उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है, जिससे अन्य जीवों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बना रहता है। 4 Plants depend on animals for many things. Plants too depend on animals for many things. They depend on animals for pollination, seed dispersal and irrigation. The excreta of animals and the decomposed dead bodies of animals add nutrients to the soil. The nutrients then become available to the plants. पौधे कई चीजों के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। पौधे भी कई चीजों के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। वे परागण, बीज फैलाव और सिंचाई के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। जानवरों का मलमूत्र और जानवरों के सड़े हुए शव मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ते हैं। फिर पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे जानवरों पर कई तरह से निर्भर करते हैं। सबसे पहले परागण की प्रक्रिया में कीड़े और पक्षी जैसे जानवर फूलों के पराग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर पौधों के प्रजनन में मदद करते हैं। इसके अलावा कई जानवर पौधों के फल और बीज खाते हैं और फिर उन बीजों को विभिन्न स्थानों पर छोड़ देते हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है, जिसे बीज वितरण कहा जाता है। इसके अलावा जानवरों का मूत्र और मल पौधों के लिए एक प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और सिंचाई की प्रक्रिया में भी मदद मिलती है। इस प्रकार पौधे और जानवर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करके पारिस्थितिकी तंत्र में एक संतुलन बनाए रखते हैं। Food chain. The food chain means how one life depends on the other for food. A food chain always starts with a plant, producer, and ends with an animal,
consumer. There are many food chains in nature. Food chain का मतलब है कि एक जीवन दूसरे पर भोजन के लिए कैसे निर्भर करता है। फूड चेन हमेशा एक पौधे, उत्पादक, से शुरू होती है और एक जानवर, उपभोक्ता, पर समाप्त होती है। प्रकृति में कई फूड चेन होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फूड चेन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के बीच भोजन की निर्भरता को दर्शाया जाता है। फूड चेन की शुरुआत हमेशा पौधों से होती है, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वे अपनी भोजन खुद तैयार करते हैं। इसके बाद ये पौधे अन्य जीवों द्वारा खाए जाते हैं, जिन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण फूड चेन में यह हो सकता है: पौधा शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, मांसाहारी जानवर जैसे बाघ। इस चेन में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है। फूड चेन हमें यह समझने में मदद करती है कि किस प्रकार ऊर्जा और पोषण एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाहित होते हैं। Look at these simple food chains given here. यहाँ दी गई सरल खाद्य श्रृंखलाओं को देखिए। In the first food chain, the deer eats grass to get energy. Then the deer itself becomes the food for the tiger. Thus, the tiger gets its energy from the deer. Similarly, in the second food chain, the water insect eats a water plant to get energy. Then it becomes the food of the fish. Thus, the fish gets energy from the water insect. In both these examples, the source of initial energy is the plant. That's why plants are called producers. But how do plants get energy? What is the main source of energy on the earth? पहली फूड चेन में हिरण घास खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर हिरण स्वयं बाघ का भोजन बन जाता है। इस प्रकार बाघ अपनी ऊर्जा हिरण से प्राप्त करता है। इसी तरह दूसरी फूड चेन में जलकीट एक जल पौधे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर वह मछली का भोजन बन जाता है। इस प्रकार मछली जलकीट से ऊर्जा प्राप्त करती है। इन दोनों उदाहरणों में प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत पौधे हैं। इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है। लेकिन पौधे ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इन फूड चेन के उदाहरणों में प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत पौधा होता है, जिसे उत्पादक कहा जाता है। पौधे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे अपनी ऊर्जा सूरज की रोशनी से प्राप्त करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने पत्तों में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में अपने भोजन को तैयार करते हैं। इस प्रकार सूरज की रोशनी पृथ्वी पर जीवन का मुख्य ऊर्जा स्रोत है और पौधे इसे ग्रहण करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके बाद यह ऊर्जा उपभोक्ताओं जैसे हिरण और मछलियों तक पहुंचती है, जो इसे अपनी वृद्धि और जीवन के लिए उपयोग करते हैं। Where does energy come from? Almost all of the energy on the earth comes from the sun. The sun's heat warms the land, sea and air. It also causes the winds, waves and ocean currents. The energy in food that we eat also comes directly from the sun, as shown in the picture. ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है। पृथ्वी पर लगभग सभी ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है। सूरज की गर्मी भूमि, समुद्र और वायु को गर्म करती है। यह हवाओं, लहरों और महासागरीय धाराओं का निर्माण भी करती है।
हमारे द्वारा खाई जाने वाली खाद्य पदार्थों में ऊर्जा भी सीधे सूरज से आती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऊर्जा का स्रोत सूरज है। सूरज की गर्मी भूमि, समुद्र और वायु को गर्म करती है, जो जीवन के लिए आवश्यक जलवायु बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही यह प्राकृतिक घटनाओं जैसे हवाएं, लहरें और महासागरीय धाराएं उत्पन्न करती है। जब पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे खाद्य चक्र का आधार बनाती है। इस प्रकार सूर्य न केवल पर्यावरण को गर्म करता है, बल्कि वह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। Thus, both plants and animals depend upon the sun to get their energy. Besides this, animals and plants also depend upon each other. Animals depend upon plants for their food supply and oxygen. Plants use carbon dioxide, which animals release during breathing, to make their food. Plants get their nutrients from the manures that are formed by the decomposition of the excreta and fecal matter of animals. इस प्रकार पौधे और जानवर दोनों अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूरज पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा जानवर और पौधे एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। जानवरों को अपने भोजन और ऑक्सीजन के लिए पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। पौधे, जो जानवरों द्वारा सांस लेते समय छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। पौधों को पोषक तत्वों उन खादों से मिलते हैं जो जानवरों के मल और शौच से बनने वाली अपघटन प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे और जानवर दोनों सूरज की रोशनी पर निर्भर होते हैं ताकि वे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। जानवरों को पौधों से भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि पौधे जानवरों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। इसके अलावा जानवरों के मल और शौच के अपघटन से खाद बनती है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। इस प्रकार जानवर और पौधे दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं और उनका संबंध पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। Decomposers play an important role in the food chain. When animals and plants die, they start rotting. The process of rotting is called decomposition. Certain microorganisms such as bacteria help in this process. So these microorganisms are called decomposers. Decomposers break down the dead living beings and convert them into nutrients. These nutrients get mixed with soil and are again used up from the soil by plants. This process goes on and on. खाद्य श्रृंखला में अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जानवर और पौधे मर जाते हैं, तो वे सड़ने लगते हैं। सड़ने की प्रक्रिया को अपघटन, डीकॉम्पोजिशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया मदद करते हैं। इसलिए इन सूक्ष्मजीवों को अपघटन करने वाले डीकम्पोजर्स कहा जाता है। अपघटन करने वाले मृत जीवों को तोड़ते हैं और उन्हें पोषक तत्वों में बदल देते हैं। ये पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से पौधों द्वारा मिट्टी से उपयोग किए जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अपघटन करने वाले डीकम्पोजर्स खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जानवर और पौधे मरते हैं, तो वे सड़ते हैं और यह सड़न की प्रक्रिया बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा होती है। ये सूक्ष्मजीव मृत जीवों को तोड़कर पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में मिलकर पौधों द्वारा फिर से उपयोग किए जाते हैं।
यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है और जीवन के चक्र को निरंतर बनाती है। इस प्रकार अपघटन करने वाले खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करते हैं। Balance is essential in nature. You now know that all living things depend upon other living things. What would happen if one type of living thing vanishes, disappears, from food chain? It would cause the end of all lives on the earth. प्रकृति में संतुलन आवश्यक है। अब आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर खाद्य श्रृंखला से एक प्रकार का जीवित प्राणी गायब हो जाए तो क्या होगा? इससे धरती पर सभी जीवन समाप्त हो सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवों के आपसी निर्भरता के कारण अगर किसी एक प्रकार का जीवित प्राणी खाद्य श्रृंखला से गायब हो जाता है तो इसका प्रभाव पूरी श्रृंखला पर पड़ेगा। जब एक जीव समाप्त हो जाएगा तो उससे जुड़े दूसरे जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, जिससे वे भी खत्म होने लगेंगे। इस प्रकार एक के गायब होने से धीरे धीरे पूरी खाद्य श्रृंखला टूट सकती है और इसका अंत सभी जीवों के जीवन पर होगा। यह प्राकृतिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे धरती पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। Look at the following food chain. निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला को देखिए। If we kill all the eagles, the population of the snakes will increase rapidly. On what do the snakes feed? They feed on frogs. The population of frogs will decrease. What will happen in the absence of frogs? Surely, the population of grasshoppers will increase. You know that grasshoppers are herbivores. They will eat up all the food crops. So, human beings will die of starvation. Thus, disturbance in any component of the food chain would disturb the balance in nature. अगर हम सभी बाजों को मार दें, तो सांपों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। सांप किस पर निर्भर होते हैं? वे मेंढकों को खाते हैं। मेंढकों की संख्या कम हो जाएगी। मेंढकों की अनुपस्थिति में क्या होगा? निश्चित रूप से टिड्डों की संख्या बढ़ेगी। आप जानते हैं कि टिड्डे शाकाहारी होते हैं। वे सभी खाद्य फसलों को खा जाएंगे। इसलिए मानव भूख से मर जाएंगे। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के किसी भी घटक में व्यवधान से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यदि खाद्य श्रृंखला में किसी एक घटक को हटा दिया जाए तो उसका असर पूरी प्रकृति पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम बाजों को मार देंगे तो सांपों की संख्या बढ़ेगी, जिससे मेंढक कम हो जाएंगे। मेंढकों के कम होने से टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी और वे फसलों को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के एक हिस्से में गड़बड़ी से अंततः मानव जीवन पर भी असर पड़ेगा। Disturbance in nature. Human being has been constantly disturbing nature in many ways. Human being has been destroying forests so carelessly and thoughtlessly that many wild animals are dying out. Their natural shelter and food chain has been disturbed. Destruction of plants and trees also causes soil erosion. Moreover, it has reduced total rainfall. This leads to the formation of deserts. प्रकृति में गड़बड़ी। मनुष्य लगातार कई तरीकों से प्रकृति को बाधित कर रहा है। मनुष्य जंगलों को इतनी लापरवाही और बिना सोचे समझे नष्ट कर रहा है कि कई जंगली जानवरों की मृत्यु हो रही है। उनके प्राकृतिक आश्रय और खाद्य श्रृंखला को बाधित किया गया है। पौधों और पेड़ों के नष्ट होने से मृदा अपरदन भी होता है। इसके अलावा
यह कुल वर्षा में कमी का कारण बनता है। यह रेगिस्तानों के बनने की ओर ले जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मानव अपने स्वार्थ में प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जंगली जानवरों के रहने का स्थान और भोजन श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हो गई है, जिससे कई जानवरों की मृत्यु हो रही है। इसके अलावा पेड़ पौधों का नाश मृदा अपरदन का कारण बनता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और वर्षा कम होती है। नतीजतन यह रेगिस्तानों के बनने की प्रक्रिया को तेज करता है, जो पर्यावरणीय संतुलन के लिए हानिकारक है। Due to rapid population growth, people have to find ways to grow more food crops. They clear forests and make new fields. They use pesticides and fertilizers to grow more crops. These chemicals, when enter the water, cause harm to aquatic plants and animals. Thus, they disturb food chains in nature. तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को अधिक खाद्य फसलें उगाने के तरीके खोजने पड़ते हैं। वे जंगलों को साफ करके नए खेत बनाते हैं। वे अधिक फसल उगाने के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं। जब ये रसायन पानी में प्रवेश करते हैं, तो जलीय पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जनसंख्या के तेजी से बढ़ने की वजह से लोगों को अधिक खाद्य उत्पादन के लिए जंगलों को काटकर खेत बनाने पड़ते हैं। अधिक उपज के लिए वे कीटनाशक और उर्वरक जैसे रसायनों का उपयोग करते हैं, जो पानी में घुलकर जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे प्राकृतिक खाद्य श्रृंखलाएं बाधित हो जाती हैं, क्योंकि जलीय जीवों और पौधों का जीवन प्रभावित होता है, जो अन्य जीवों के भोजन का स्रोत होते हैं। इसका परिणाम पर्यावरणीय असंतुलन में होता है। To remember, human beings depend on plants and other animals for food and other things. A plant's way of making food is called photosynthesis. Animals depend on plants and other animals for their food. Plants too depend on animals in many ways. The food chain means how one life depends on the other for food. The main source of energy on the earth is the sun. Human being is responsible for the disturbance in nature. याद रखने के लिए, मानव अपने भोजन और अन्य चीजों के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर करता है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जानवर अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। पौधे भी कई तरीकों से जानवरों पर निर्भर होते हैं। फूड चेन का मतलब है कि एक जीवन किस प्रकार दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकृति में असंतुलन के लिए मानव जिम्मेदार है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मनुष्य अपने भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर करता है। जानवर अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वे स्वयं भोजन नहीं बना सकते। इस तरह पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधे भी जानवरों पर विभिन्न तरीकों से निर्भर होते हैं, जैसे परागण, पॉलिनेशन और बीजों के फैलाव के लिए। इस निर्भरता को समझने के लिए फूड चेन का महत्व होता है, जो यह दर्शाता है कि एक जीवन अपने भोजन के लिए दूसरे पर कैसे निर्भर होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और यही ऊर्जा पौधों और जानवरों तक पहुंचती है। मानव ने प्रकृति में असंतुलन पैदा कर दिया है। वनों की कटाई, प्रदूषण और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है,
जिससे पर्यावरण और अन्य जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।